नमस्कार साथियों। नंबरों के इस खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और राजभाषा के इस वीडियो में भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बिहार क्लासेज आपका बहुत स्वागत करती है। इस वीडियो में हमने जो राजभाषा है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर लिए थे। जो सब्जेक्टिव था उसका हम 1 घंटे का वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं जो अपलोड किए गए हैं वो राजभाषा के ही हैं, तो वो सब्जेक्टिव टाइप के थे। तो अभी इन्होंने क्योंकि अपना जो पेपर होता है वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है और ये जो पेपर है जो रेलवे की एलडीसी परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ टाइप का किया गया है, ये 14/12/2018 के बाद रेलवे की जितनी भी एलडीसी परीक्षाएं हैं, चाहे वो वेलफेयर इंस्पेक्टर की हो, क्लर्क की हो, एपीओ की हो, ओएस की हो, जेई की हो, एएमई की हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो, सारी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप कर दी गई थी। 2000 ये जो 2018 है, 14 दिसंबर 2018 है, इसके बाद जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं होती हैं वो 100% यानी 100% वस्तुनिष्ठ टाइप की होती है। और इससे पहले ये रिटर्न टाइप होती थी, यानी कि कॉपी मिलती थी, उसमें अपने को लिखना पड़ता था। जैसे यूपीएससी का मेंस होता है, मेंस में अपने को लिखने पड़ता है, वैसे ही रेलवे की जो परीक्षाएं होती थी, ग्रुप बी ऑफिसर, जेई, इनमें वेलफेयर इंस्पेक्टर जो भी होती थी, इनमें लिखित टाइप के प्रश्न आते थे, उनको लिखित में उत्तर देना पड़ता था। लेकिन ये 100% ऑब्जेक्टिव कर दी गई और इस ऑब्जेक्टिव में जो 10% है वो राजभाषा के प्रश्न लिए जाते हैं। और राजभाषा एक अत्यंत ईजी टॉपिक आप सभी जानते हैं, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, 1-2 दिन की तैयारी इसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके बहुत ही काम के हैं, उपयोगी हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद लगभग मेरी मान्यता है कि जो 10% हैं और जो 10 प्रश्न आते हैं उनको आप 10 में से 10 सही करने में कामयाब हो जाओगे, ऐसा हमारी प्रयास है, उम्मीद है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इनका देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो संविधान सभा में जो स्वतंत्र भारत का यहाँ बोला गया है, तो स्वतंत्र भारत का मतलब है कि 1500 यानी 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहा है। तो इसमें जो 9 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 है, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और उस समय इसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। जब संविधान ये राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तो शुरू में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में हम बात करें तो 22 भाषाएं हैं। इसका डिटेल से मैंने पूरे वीडियो में बता दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर लेंगे हम 14 सितंबर 1949 लेंगे। यहाँ जो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो राजभाषा अधिनियम था वो 10 मई 1963 को बना था और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था और ये इसकी जो धारा 3(3) है, जो धारा 3(3) है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। इतना आपको यहाँ याद रखना है, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। राजभाषा अधिनियम जो धारा 3(3) है उसमें टोटल 14 दस्तावेज होते हैं, उसमें टोटल 14 दस्तावेज होते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी होते हैं, दोनों भाषाओं में होते हैं। इतना सा याद रखने की जरूरत है, इससे डीपली जाने की आपको जरूरत नहीं है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये 10 मई 1963 को बना। राइट आंसर जो यहाँ ले लेंगे, घ ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ऊपर के वीडियो में मैंने बता दिया है कि 10 मई 1963 को ये बना और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को इसको संशोधित हो गया।
तो ये 1967 आपके ऑप्शन क में बैठा है, तो ये क आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये जो बीजी खेर थे उनकी अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। जो बीजी खेर है, बीजी खेर यानी बाला साहेब गंगाधर खेर, बाला साहेब जो बीजी खेर थे उनकी अध्यक्षता में 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। तो 7 जून 1955 इसका जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन की जो तारीख है 7 जून 1955 यहाँ करेक्ट हो जाएगी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे, तो राइट आंसर अपन यहाँ ख ले लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाला साहेब गंगाधर खेर। जो आप शॉर्ट में जो चलता है इसका आंसर बीजी खेर चलता है, ये इससे ज्यादा याद रहता है। बीजी खेर, बाला साहेब गंगाधर खेर। और ये राजभाषा आयोग थी, इसकी डेट मैंने आपको ऊपर बताई दी 7 जून 1955। ये दोनों चीज आपको यहाँ याद रखनी है, दोनों आपको ये डेट और बीजी खेर ये दोनों याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में अमित शाह जी हैं, श्री अमित शाह जी हैं केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें संसदीय राजभाषा समिति में क्या होता है, टोटल 30 सदस्य होते हैं, और लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, तो दोनों ये मिला के टोटल संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इतना यहाँ संसदीय राजभाषा समिति के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो श्री प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी हैं, और रेल सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो रेल मिनिस्टर होते हैं, जो कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। तो यहाँ पे तीनों मैंने बता दिए हैं। यदि रेल हिंदी सलाहकार समिति का पूछा जाए तो हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव जी हैं, और संसदीय राजभाषा समिति का पूछा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, और केंद्रीय हिंदी समिति का पूछा जाए तो उसके प्रधानमंत्री जी हैं। तीनों का मैंने यहाँ बता दिया है। यहाँ सदस्यों की संख्या भी आप ध्यान रखें, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10। यहाँ कई बार टोटल पूछ ली जाती है 30, और कई बार लोकसभा से पूछ ली जाती है 20 और राज्यसभा से 10। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं और लोकसभा से 20 लिए जाते हैं, तो दोनों मिला के ये 30 हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो क है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उस प्रकार हम बात करेंगे। यहाँ पूछा गया संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने हैं, तो मैंने बता दिया लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, दोनों मिला के ये टोटल संसदीय राजभाषा समिति में 30 होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं और लोकसभा से 20 लिए जाते हैं, तो दोनों मिला के ये टोटल 30 हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उसमें जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। उस समय संविधान में टोटल जो भाषाएं थी वो 14 थी। उसके बाद हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 1967 था उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। उसके बाद 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। संविधान संशोधन था 71वां। उसके बाद में 2003 और 2004, ये दोनों इसलिए बताया हूं कि ये 2003 में अधिनियमित हो गया था और लागू जो हुआ था वो 2004 से हुआ था, तो दोनों डेटा आपको ध्यान रखनी है।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 2003 दिया जाता है तो 2003 आप राइट करेंगे, और 2004 दिया जाता है ऑप्शन में तो 4 राइट किया जाता है। यह अधिनियमित किया गया था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन था। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये इसके बाद ये 1 15 और 3 18 और 4 भाषाएं ये 2004 में जोड़ी गई, या आप इसको 2003 में अधिनियमित किया था, 2004 से लागू हुआ था। तो 4 भाषाएं यहाँ जोड़ी गई थी। 4 भाषा जोड़ने के बाद ये टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं, जो कि मैंने पूरे वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रखा है। तो आप मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। उनमें जो राजभाषा का भी हमने लेटेस्ट अपडेट वीडियो किया है, अभी इससे जस्ट पहले का वीडियो किया है राजभाषा का, 1 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया गया है। यदि आप उस 1 घंटे के वीडियो को देख लेते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं इनको आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये इजी टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 10 में से 10 नंबर आपको दे सकता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या लेंगे? 22 भाषाएं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं? तो इसमें संसदीय राजभाषा समिति की 3 उपसमितियां होती हैं। इनमें जो 3 उपसमितियों में दूसरी उपसमिति है, इसके बारे में सबसे ज्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेल मंत्रालयों का निरीक्षण कौन सी उपसमिति करती है? तो वो दूसरी उपसमिति करती है। रेल मंत्रालयों का जो निरीक्षण करती है वो दूसरी उपसमिति करती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो टोटल समितियां 3 उपसमितियां जो संसदीय राजभाषा समिति है, इसकी 3 उपसमितियां हैं, टोटल 3 है। ये 3 की संख्या पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न जो इसमें बनता है वो पूछा जाता है कि रेल मंत्रालय का निरीक्षण कौन सी उपसमिति करती है? तो दूसरी उपसमिति करती है। तो यहाँ राइट आंसर अपन क्या लेंगे? यहाँ टोटल समितियां पूछी गई थी 3 लेंगे। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल मंत्रालय के कार्यों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति की जाती है? अभी मैंने ऊपर बताया, तो ये दूसरी उपसमिति करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो राजभाषा नियम थे 1976, ये आपके 17 जुलाई 1976 को बढ़े थे। दूसरा, इसमें टोटल 12 नियम है। तीसरा, ये अब तक 3 बार संशोधित हो गए हैं। कितनी बार? 3 बार। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुए हैं, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुए हैं, और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुए हैं। तो 3 बार ये संशोधित हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। जो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 है, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पूछा गया प्रथम संशोधन, तो प्रथम संशोधन आपका 1987 में हुआ था, और 2007 में दूसरा हुआ था, और तीसरा 2011 में। तो यहाँ प्रथम के लिए पूछा है, तो 1987 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये 9 धाराएं हैं। 1963 में राजभाषा जो अधिनियम है उसमें टोटल 9 धाराएं हैं, ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न नंबर जो 15 है, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो जो 120 है, मैं अनुच्छेद आपको सारे ही बता देता हूं। जो अनुच्छेद है 120, अनुच्छेद 120 है, वो आता है आपके भाग 5 में आता है, और ये जो अनुच्छेद 210 है ये भाग 6 में आता है। और एक इंपॉर्टेंट भाग और है यहाँ, जो है भाग 17। भाग 17 जो है उसमें अनुच्छेद 343 से राजभाषा के हिंदी के राजभाषा से संबंधित हिंदी के लिए ये अनुच्छेद है। तो 343 से 351 9 अनुच्छेद यहाँ आते हैं, 9 अनुच्छेद यहाँ आते हैं। और भाग 5 के लिए 120 आता है, और भाग 6 के लिए 210 आता है, और भाग 17 में टोटल 9 अनुच्छेद हैं, जो 343 से 351 तक है। यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ जो पूछा गया है वो अनुच्छेद 120 के लिए पूछा गया है, अनुच्छेद 120 के लिए पूछा गया है। तो एक भाग 5 में 120 के लिए पूछा गया है, किस संस्था के भाषा के उपयोग से संबंधित है? तो भाग 5 है जो संसद से है, और भाग जो 6 है वो विधानसभा से है। ये आपका जो विधानसभा है ये भाग 6 से है, और जो भाग 5 है
वो आपके संसद से है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ संसद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ संसद हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 16 है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है। तो राजभाषा नियम 1976 है, ये 17 जुलाई 1976 को बना था और ये अब तक 3 बार संशोधित हो गया है। ऊपर के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। पहली बार ये 1987 में हुआ, दूसरी बार ये 2007 में हुआ और तीसरी बार ये 2011 में हुआ। तो यहाँ पर 3 बार जो अपन लेंगे वो 3 बार लेंगे, तो कह आंसर यहाँ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, आप सभी जानते होंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके अलावा जो ये रेल मंत्री हैं, ये रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। और ये जो गृह मंत्री जी हैं, ये जो गृह मंत्री जी हैं, ये आपके संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और रेलवे सलाहकार हिंदी समिति के रेल मंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी हैं वर्तमान में। तो राइट आंसर यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया था केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। तो के आंसर यहाँ आप ले लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मैंने बता दिया था अभी आपको, रेल मंत्री जी होते हैं ऊपर वाले प्रश्न में। तो क्या आंसर आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट्टा मार लीजिए, अक्सर पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। और ये भी अच्छा प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी। तो संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री जी होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री जी होते हैं। और गृह मंत्री जी कौन है, वर्तमान में अमित शाह जी हैं। दूसरा, संसदीय राजभाषा की 3 उप समितियां होती हैं। टोटल कितनी उप समितियां होती हैं, 3 उप समितियां होती हैं। टोटल 3 उप समितियां होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी उप समिति। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी उप समिति होती है, जो रेल मंत्रालयों का निरीक्षण करती है, जो कि रेल मंत्रालयों का निरीक्षण करती है। और चौथा प्रश्न जो इसमें बनता है वो बनता है कि लोकसभा से 20 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। तो टोटल मिला के इसमें संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया था, यहाँ पूछा गया था संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 16 नवंबर जो पहली बैठक हुई थी, ये 16 नवंबर 1957 जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 16 नवंबर 1957 को हुई थी। तो संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर में आते हैं मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में अमित शाह हैं। संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां होती हैं, जिसमें दूसरी उप समिति जो होती है वो रेल मंत्रालय के निरीक्षण का काम करती है। और इसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो 16 नवंबर 1957 को हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये गए आंसर ले लेंगे 16 नवंबर 1957। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 की बात करेंगे। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए गए थे। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 16 नवंबर 1957 में हुई थी। और संसदीय समिति राजभाषा के संबंध में जो संसदीय समिति बनी थी, राय पर राष्ट्रपति ने जो प्रथम आदेश दिया था वो आपका दिया था 1960 में 1960 में दिया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं अभी मैंने पूर्व में आपको बता दिया। प्रश्न नंबर जो 22 है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजभाषा संकल्प बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है। इसके लिए
जो डेट है वो 18 जनवरी 1968 है, यानी कि राजभाषा संकल्प था जो संसद के दोनों सदनों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो पारित किया गया था वो 18 जनवरी और 1968 को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राजभाषा संसदीय समिति के जो 1957 में जो गठित हुई थी प्रथम राजभाषा, यहाँ प्रथम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, प्रथम पूछा गया है। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे 1957 में गठित, उसके थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन जो क है यहाँ बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया है, जिसमें आप क, ख, ग, यहाँ इसको आप ABC भी बोल सकते हो, ABC भी बोल सकते हो। क में आपके 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, टोटल 11 आते हैं। और ख में आपके 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और 3 में आपके चंडीगढ़, दमन दीव समूह और दादरा नगर हवेली, तो 6 इसमें आते हैं। 11 और 6 17 होने के बाद जितने भी बचे हैं वो सारे सी में आ जाएंगे। इसका प्रश्न का जो व्याख्या है, एक्सप्लेन है, जो मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया है वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरह से किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। मैंने इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? संसदीय समिति के गठन से संबंधित है, धारा पूछ रहा है, तो धारा जो 4 है वो राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, उसकी जो धारा 4 है, उसकी धारा 4 है वो आपके संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ धारा 4 आपका राइट आंसर, यानी ख आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है। अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुशासनिक कार्रवाई, तो ये दोनों भाषाओं में, हिंदी या अंग्रेजी, जिसमें कर्मचारी चाहता हो, दोनों भाषा में ये दिया जा सकता है जिसमें कर्मचारी चाहता हो। तो ऑप्शन जो ग है, हिंदी या अंग्रेजी, ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया है? तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है आपको। राजभाषा नियम 1976 है, ये आपके बना था 17 जुलाई 1976 में बना था, और इसमें टोटल 12 नियम है, और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। राजभाषा नियम है 1976, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, और ये अब तक 3 बार संशोधित हो गया है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ, और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ। तो 3 बार आप गए आंसर आप यहाँ ले लेंगे। उसके बाद राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा विभाग का जो गठन हुआ था वो जून 1975 में हुआ था। रट्टा मार लीजिए, कुछ प्रश्न रट्टा मारने के ही होते हैं, तो आप इनका रट्टा मार सकते हैं। जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ था। राजभाषा विभाग जून 1975 में इसका गठन हुआ था। तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे? यहाँ आंसर गह लेंगे जून 1975। प्रश्न नंबर 29 है। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? देखिए, यहाँ काव्य संग्रह, काव्य गजल के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जाती है, और काव्य गजल संग्रह के लिए ये मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जाती है। इसकी प्रथम पुरस्कार जो राशि है वो 20,000 रुपये है, और सेकंड जो राशि है वो 10,000 रुपये है, और थर्ड जो राशि है वो 7,000 रुपये है। यहाँ पर ये राशियां आपके प्रेमचंद पुरस्कार के लिए भी यही है, जो कि आपको कविता,
कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह हिंदी के लिए दिया जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के पुरस्कार की राशियां भी यही सेम है, जो कि आपको तकनीकी विषय में मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। तीनों पुरस्कारों की सेम राशियां हैं, आप याद रखें। आंसर क्या लेंगे? आंसर मैथिली शरण काव्य गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास। देखिए, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, इन सब के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसकी भी प्रथम पुरस्कार राशि है जो 20,000 रुपए है, और सेकंड है जो 10,000 रुपए है, और थर्ड जो राशि है वो 7,000 रुपए है। कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, कविता, कहानी, इन सब के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? तो ये 3 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला हो गया प्रबोध, और दूसरा हो गया आपका प्रवीण, और तीसरा हो गया आपका प्राग। इसी में पारंगत भी शामिल है। 3 पाठ्यक्रम है। साल में इनकी 2 बार परीक्षाएं ली जाती हैं, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। एक बार नवंबर में 2 बार इनकी परीक्षाएं ली जाती है। साल में 2 बार इनकी परीक्षाएं ली जाती हैं, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। प्रबोध जो पाठ्यक्रम है वो प्राइमरी लेवल का है, कक्षा 1 से 5 तक का ही पाठ्यक्रम है, और इसका वर्किंग डे है जो 25 दिन का होता है। उसी हिसाब से प्रवीण है जो आपका मिडिल लेवल का है, कक्षा 6 से ये 8 तक होता है, और इसकी जो वर्किंग डेज है 20 दिन है। उसी हिसाब से प्राज्ञ है, इसका वर्किंग डेज 15 है, जो कि सेकेंडरी लेवल का होता है, कक्षा 9 से 10 तक का होता है। तो 3 पाठ्यक्रम है, तीनों पाठ्यक्रम ख में आप देख लेंगे 3 पाठ्यक्रम हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट 32 की बात करते हैं, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है। गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है वो करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका क हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, RHE। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, RHE। RHE से क्या है कि ये रीजनल भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ की जो लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, सबसे पहले वो लिया जाता है। उसके बाद फिर H यानी हिंदी भाषा लिया जाता है, फिर उसके बाद यानी E इंग्लिश भाषा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ये ट्रिक है ये काम करती है बहुत ज्यादा राजभाषा में। तो क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये ख आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? मैंने बताया राजभाषा नियम है, ये आपके 17 जुलाई 1976 को बना था, और इसमें टोटल 12 नियम हैं, और ये 3 बार अब तक संशोधित हो गया है, 1987 और 2007 और 2011। इसमें जो नियम नंबर 12 है यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसमें टोटल 12 नियम है, और जो 12 नियम है वो राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? तो नियम 12 में उल्लेखित है, यही इसका आंसर है। और ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। राजभाषा जो नियम है वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 35 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? इसमें राजभाषा नियम 1976 है, इसमें जो टोटल 12 नियम है उनमें से नियमों के भी कुछ के उपनियम है, तो जो नियम नंबर 5 है उसका ये उपनियम के लिए पूछ रहा है, यानी हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए, हिंदी के पत्रों के उत्तर हिंदी में देने के लिए, तो ये उपनियम जो 12 नियम है उनमें से जो नियम 5 है उसका उपनियम है, उसके उपनियम में निर्देश दिए गए हैं नियम 5 में। तो ये क्या आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 की बात करेंगे,
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस पे जो इस दस्तावेज पे जो हस्ताक्षर करता है उसके अधिकारी की होती है। जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) है, इसमें टोटल 14 दस्तावेज होते हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। और ये जो धारा 3(3) है, धारा 3(3) है, ये आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। ये जो धारा है आपकी 3(3), ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। इससे में 14 दस्तावेज है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों द्विभाषा में होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो दस्तावेज पर जो अधिकारी सिग्नेचर करेगा उसी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ जो आंसर डी दे रखा है, घ दे रखा है, इस हादसे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की, तो ऑप्शन जो घ है यही आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 37 की बात करेंगे। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तित्व आदेश किए जा सकते हैं? तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तित्व आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो पूरे 100% किए जा सकते हैं, पूरे 100% किए जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। तो ऑप्शन जो भी है आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है, हिंदी और अंग्रेजी। तो घ आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो जो राजभाषा है उसका जो वार्षिक कार्यक्रम किया जाता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आपका गया आंसर है गृह मंत्रालय, बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 है यानी 40, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसको रा भा का से भी बोला जाता है, यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति शॉर्ट में कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंडल लेवल पे इसके अध्यक्ष होते हैं वो डीआरएम होते हैं, डिवीजन रेल मैनेजर, डीआरएम होते हैं, यानी मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। तो ख आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ जोनल लेवल पे पूछा गया है, तो डिवीजन लेवल पे आप यूं याद रखें डीआरएम साहब हो जाते हैं, और जोनल लेवल पर आपके जीएम साहब हो जाते हैं। तो डिवीजन लेवल पे डीआरएम और जोनल लेवल पर जीएम, तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका महाप्रबंधक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो ये 3 माह में एक बार होती है और साल में 4 बार होती है। 3 मंथ में एक बार होती है, यानी कि 3 मंथ में एक बार होती है और साल में 4 बार होती है। तो आंसर जो राभाकाश समिति यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 महीने में एक बार होती है, साल में ये 4 बार होती है। तो 3 माह में एक बार, ऑप्शन जो घ है ये आपका करेक्ट है। उसके अलावा 43 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीने में एक बार होती है और साल में 2 बार होती है। तो ये 6 माह में एक बार यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी के लिए आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका सिक्किम हो गया, और एक आपका नागालैंड हो गया। राजभाषा अंग्रेजी है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में अपन देखते हैं तो केवल नागालैंड बैठा है ऑप्शन के में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 45 की, हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए अधिकारियों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो राशि है 5,000 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है?
तो संसदीय जो राजभाषा समिति है, संसदीय जो राजभाषा समिति है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। ये जो अपनी रिपोर्ट है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपती है। तो क्या आंसर इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 47 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली जो कि केंद्र संघ शासित प्रदेश हैं, ये केंद्र संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये दोनों के दोनों ए में आते हैं। इसके अलावा ए में 9 राज्य और आते हैं, तो टोटल ये के में या ख बोल सकते हैं, इसको आप क बोल लीजिए, तो टोटल इसमें 11 आते हैं। तो ये आंसर आपका क क्षेत्र बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 48 की बात करेंगे, भारत संघ की राजभाषा क्या है। तो भारत संघ की जो राजभाषा है वो देवनागरी लिपि में हिंदी है, देवनागरी लिपि में हिंदी है। तो यहाँ ग आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ। देखिए, संसद में जो ये भाग 17 है ये कब पारित हुआ। तो ये जो संविधान का भाग 17 है ये पारित हुआ था आपके 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ था। सॉरी साथियों, माफ करना देरी के लिए। हाँ, संविधान में संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ। तो ये जो भाग मोस्ट है, ये भाग पारित हुआ था आपका 14 सितंबर 1949 को हुआ था। ये क्या है, इसमें आर्टिकल 9 आते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें भाग 17 में टोटल 9 आर्टिकल आते हैं जो कि राजभाषा हिंदी से संबंधित है। तो ये 343 से 351 आते हैं। एक आता है आपका भाग 5, भाग 5 आता है जो उसमें आता है अनुच्छेद 120, और एक आता है आपका भाग 6, उसमें आता है अनुच्छेद 210। तो ये जो भाग 5 है ये संसद से संबंधित है और भाग 6 है जो विधानसभाओं से संबंधित है। और ये जो भाग 17 है इसमें 9 अनुच्छेद आते हैं, 343 से 351 तक आते हैं। तो ये जो 343 है, ये 9 अनुच्छेद हैं, ये हिंदी राजभाषा हिंदी से संबंधित है। जैसे 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसी हिसाब से 344 में क्या है, 344 में राजभाषा आयोग और समिति के गठन से है। उसी हिसाब से आपका जो 345 है, 345, 346 समितियों से संबंधित है। 346 में क्या है, 46 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा से है। 346 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के संपर्क की भाषा से है। और 347 में क्या है, 347 में आपके जो विशेष उपबंध दिए गए हैं, 347 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। और 348 है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अंग्रेजी भाषा से है। उसके अलावा जो आपका 349 है वो भाषा के लिए विधियां अधिनियमित करने के लिए है। और 350 है जो याचना की भाषा है। और 351 आपका हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये यहां से भी एक प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, भाग 17 की डेट पूछी गई थी, तो 14 सितंबर 1949 आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। राजभाषा अधिनियम 63 कब संशोधित हुआ। तो ये इसके जो राजभाषा अधिनियम 1963 है इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो यहाँ पे गया आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 51, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यदि यहाँ हिंदी दिवस की जगह विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है। तो अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम की अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी आपके ऑप्शन ग में दिया हुआ है। तो गया आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 53 है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? हिंदी भाषी क्षेत्रों को निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो यह अधिनियम 1967 जो संशोधित है, राजभाषा अधिनियम 1963 जो संशोधित अधिनियम 1967 है, वो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को लिए है। तो ये अधिनियम 1967 संशोधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 54 की बात करेंगे। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो ये टोटल 9 आर्टिकल हैं और ये भाग 17 में है, भाग 17 में है। तो ये 17वें में है। ऑप्शन जो गए है यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 इसलिए पारित किया गया था कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहे। राजभाषा अधिनियम 1963 की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 1965 के बाद भी, यानी कि इसकी जो धारा 3(3) है, इसकी जो धारा 3(3) है वो प्रभावी हुई थी 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो ये 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहे, इसलिए राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन जो गए है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने हेतु, तो ये राइट आंसर आपका यहाँ गए आंसर हो जाएगा। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुए? तो राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम दोनों अलग है। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था और राजभाषा नियम ये आपके 17 जुलाई 1976 को पारित हुए थे। तो 1976 आपके यहाँ मौजूद है और 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधित हुए थे। राजभाषा अधिनियम 1963 है वो संशोधित हुआ था। यहाँ राजभाषा नियम के बारे में पूछ लिया है तो 1976 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आर्टिकल हैं जो 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक है। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये टोटल 9 अनुच्छेद हैं और 9 कौन कौन से हैं? 343 से 351। ये राजभाषा हिंदी के लिए आर्टिकल हैं 343 से 351 तक। तो ये 9 अनुच्छेद आपके यहाँ ख आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 58 की बात करेंगे। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोग के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है? देखिए, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये तीनों ख क्षेत्र में आते हैं। तीनों कहाँ आते हैं? ख क्षेत्र में आते हैं। और इन ख क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव समूह। तो ये ख क्षेत्र में आ जाएंगे। तो गया आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कार्यालय कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो हिंदी में कार्यालय कार्य करने के लिए व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है। तो ऑप्शन जो गए है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 60 है, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राजभाषा विभाग के जो गृह मंत्रालय के सचिव हैं वो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन जो गए है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 पाठ्यक्रम होते हैं जिसमें प्रबोध को प्रारंभिक पाठ्यक्रम माना गया है। प्रबोध को प्रारंभिक पाठ्यक्रम माना गया है और प्रबोध का जो कार्य दिवस होता है वो 25 दिन का होता है और प्रबोध का जो कार्य दिवस होता है वो 25 दिन का होता है और इसमें जो इसका वर्किंग डेज 25 दिन का होता है और इसमें जो मतलब ये प्राइमरी लेवल का होता है, कक्षा 1 से 5 तक का होता है। कक्षा 1 से 5 तक का होता है, प्राइमरी लेवल का होता है ये, और इसको प्रारंभिक
पाठ्यक्रम माना गया है। इसके अलावा जो प्रबोध में इसके पुरस्कार के लिए जो राशि दी जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए जब अंकों के जो अंक अपन उत्तीर्ण करते हैं उसके आधार पे इसमें मिलती है। तो इसमें 70% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने पर पहले इसमें 1600 रुपए मिलते थे प्रबोध में। अब इसको इस राशियों को इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो 2.5 गुना कर दी गई है। तो इसके 1600 रुपए के 2.5 गुना 4000 हो जाते हैं। तो अब इसका जो राइट आंसर बनता है 4000 रुपए, इसकी राशि बढ़ा दी गई है, ये यहाँ ध्यान रखें। और 60 से 70%, 60 से 70% के बीच ये 800 रुपए थी, जिसको 2.5 गुना बढ़ा दी गई, तो 2.5 गुना आपके 2000 रुपए हो जाएंगे। तो ये 2000 रुपए हैं। और 55 से 60 के बीच, 55 से यानी 55% से ज्यादा और 60% से कम, 55 से 60 के बीच इसके 400 रुपए मिलते थे, तो अब इनको भी 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी 1000 रुपए। तो ये तीनों आप याद रखें। अब जो भविष्य में सवाल होंगे वो 4000, 2000 और 1000, इनका आप ध्यान रखें। ये राशियां आपके 19/9/2025 से प्रभावी हैं, ये राशियां, तो ध्यान रखें। प्रबोध यहाँ आपका प्रारंभिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। और प्रवीण है जो आपका ये सेकेंडरी लेवल का होता है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, और इसका वर्किंग डेज आपके 20 दिन का होता है। उसी हिसाब से प्राग्ञ है जो आपका सेकेंडरी लेवल का होता है, कक्षा 9 से कक्षा 10 तक, और इसका वर्किंग डेज 15 दिन है। पारंगत भी इसी में आता है। तो 3 ही पाठ्यक्रम होते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद हम 62 की बात करेंगे। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये क्षेत्र के लिए पूछा है। तो ये 3 महीने में 1 बार होती है और वर्ष में 4 बार होती है। तो यहाँ वर्ष में पूछा गया है, वर्ष में पूछा गया है, तो वर्ष में 4 बार हो जाएगा। और महीने में पूछता तो 3 महीने में 1 बार, तो यहाँ 4 बार आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो घ है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो 3 मंथ में 1 बार की जाती है, और साल में देखें तो ये 4 बार हो जाती है। यहाँ वर्ष में पूछ रहा है इसलिए 4 बार हो जाएगा। 4 बार ऑप्शन क में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 है। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तो नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का जो सीनियर अधिकारी होता है, वरिष्ठतम अधिकारी होता है, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी यानी सीनियर अधिकारी होता है, वो नगरों में गठित जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन जो ग है ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 65 है। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो ये नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट चारों है। नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट चारों हैं। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ डी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कोटि घ के कर्मचारी तो कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो देखिए कोटि घ के लिए भी प्रबोध है और इसको प्रारंभिक पाठ्यक्रम माना गया है। प्रबोध को प्रारंभिक पाठ्यक्रम माना गया है। गृह कर्मचारी तो कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रश्न हेतु है? तो ये प्रबोध है और इसको प्रारंभिक पाठ्यक्रम माना गया है। प्रारंभिक का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का होता है और इसका वर्किंग डेट 25 डेज है। तो यहाँ ऑप्शन आपका प्रबोध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो अष्टम अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, आप ये सभी जानते होंगे। टोटल 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में विदेशी भाषा एकमात्र नेपाली है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है और एकमात्र नेपाली विदेशी भाषा है जो इन 22 भाषाओं में सम्मिलित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो नेपाली आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 68 है। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है?
केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षा आयोजित करता है? तो ये आपका गृह मंत्रालय करता है। राजभाषा का विभाग कौन सा है? गृह मंत्रालय। तो परीक्षाएं कौन आयोजित करेगा? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के कौन है? अमित शाह जी। तो ये गृह मंत्रालय आपका गृह आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 69 है, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? तो इसके लिए ट्रिक है RHE, रेल हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन RHE तो यहाँ की रीजनल भाषा जो प्रादेशिक भाषा है सबसे पहले वो आएगी, फिर हिंदी आएगी और फिर अंग्रेजी आएगी। तो सबसे पहले प्रादेशिक भाषा यहाँ है, फिर उसके बाद हिंदी यहाँ है, फिर अंग्रेजी यहाँ है। तो ये क्रम है, प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो ये घ आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 70 है, राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ? देखिए, राजभाषा नियम 1976 है, वो 17 जुलाई 1976 को बना था। ठीक है, इसमें टोटल 12 नियम है। टोटल कितने नियम है? 12 नियम है। और इसमें यह है जो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, यह है तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। और ये अब तक कितनी बार संशोधित हो गया? ये अब तक 3 बार संशोधित हो गया। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, और दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ, और तीसरी व अंतिम बार ये 2011 में संशोधित हुआ। तो ये 2011 में संशोधित हुआ, तो 2011 गए ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 71 है, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? मैथिली, बोडो, डोगरी और संस्थाली, ये 4 भाषाएं 2003 में अधिनियमित हुई थी और 2004 से ये लागू हुई थी। मैथिली, बोडो, डोगरी और संस्थाली 4 भाषाएं थी ये, जो 2003 में अधिनियमित हुई थी और 2004 से लागू हुई थी। और ये जो संविधान था वो बाणवावा संविधान था, बाणवावा संविधान था, जिसके अंतर्गत 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, डोगरी और संस्थाली, ये 4 भाषाएं थी। तो ये 2004 ऑप्शन दे रखा है, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 72 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री जी होते हैं। यहाँ जो प्रधानमंत्री जी दे रखा है वो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, और गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया था, तो आपका गृह मंत्री ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, यानी ख आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 73 है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा जो आयोग था उसकी सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीबी पंत थे। ऑप्शन ख आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 74, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो ये सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों का जो अनुवाद है, ट्रांसलेट का जो काम करता है वो विधि मंत्रालय करता है। उसके बाद 75 है, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो ये ईयर है 1976, याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ख है 1976 हो जाता है। उसके बाद 76 है, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो हमने वीडियो में कई बार बताया है, शुरू में 14 भाषाएं थी जब भारत का संविधान लागू हुआ था, और बाद में ये वर्तमान में, बाद का मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसी वीडियो में और जो हमने पहले वीडियो दिया है उसमें कई बार ये बताया है, इसका विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे 14 भाषाएं ऑप्शन ग में है, तो ग आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। और वर्तमान में यदि पूछता तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो जाती। ये जो 18 भाषाएं थी, इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो अभी मैंने ऊपर प्रश्न में बताया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये 4 भाषाएं 2004 में
लागू हुई थी, यानी कि जोड़ी हुई थी। अधिनियमित ये 2003 में हो गई थी। तो यदि ऑप्शन में आपको 2004 दिया जाएगा तो 4 राइट होगा, और अगर 2004 की जगह 2003 देता है तो 2003 भी राइट है। तो इस हिसाब से यहाँ वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 2003 और 2004 में कंफ्यूज मत होइएगा, 2003 में ये अधिनियमित थी और लागू 2004 से थी, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 77 है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो सिंधी 21वें संविधान के तहत जोड़ी गई थी, 21वें संविधान के तहत जोड़ी गई थी, और ये 1967 में जोड़ी गई थी। एक भाषा 1967 में जोड़ी गई थी सिंधी, तो ये 1967 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 78 की बात करेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नमक की ट्रिक से इसको हमने बताया था कि नमक की ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं, और ये 71वां संविधान संशोधन था, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं ये 1992 में जोड़ी गई थी, और उस समय 71वां संविधान संशोधन था। जो यहाँ नेपाली भाषा है ये एकमात्र इन 22 भाषाओं में विदेशी भाषा है। तो ये जो आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी ये 1992 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन जो गए है ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 79 की बात करेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए, ये अगर यहाँ 2004 की जगह 2003 भी दे देता है तो भी आपका राइट आंसर बनता है, क्योंकि 2003 में ये अधिनियमित हुए थे और 2004 से लागू है, तो 2004 आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ 2004 नहीं देके अगर 2003 दिया जाता तो फिर आंसर 2003 यहाँ करेक्ट हो जाता। प्रश्न नंबर 80 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं के संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो ये जो 2003-4 है, इसमें 2003 में अधिनियमित हुआ था और 2004 से ये लागू था। तो उस समय जो 92वां संविधान था वो था जिसके तहत ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे 92वां संविधान आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 81 है, कमला त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? तो ये महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के लिए। अब महाप्रबंधक से ऊपर कौन आते हैं? महाप्रबंधक से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारी आते हैं। महाप्रबंधक से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारी आते हैं। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक है जो जीएम और जीएम महोदय से जो ऊपर के अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड के, उनके लिए है। तो ऑप्शन जो गया है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 82 की बात करेंगे, रेल मंत्री राजभाषा रजत पद पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये 8,000 रुपए और नगद प्रशस्ति पत्र है। तो गए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम 83 की, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किसके लिए प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त है जो काव्य, गजल इनके संग्रह ही तो की जाती है। तो ये काव्य, गजल संग्रह यहाँ पे है ऑप्शन गए में, तो यही आपका राइट आंसर है। इसकी जो फर्स्ट प्राइज है वो 20,000 है, और सेकंड प्राइज है वो 10,000 है, और तृतीय जो थर्ड प्राइज है वो 7,000 है। उसी प्रकार कहानी, कथा, उपन्यास, नाटक है, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार है, उनकी राशि भी ये तीनों ही है। उपन्यास, कहानी, कविता लेखन, उपन्यास, इन सब के लिए प्रेमचंद आता है। हाँ, तकनीकी पुस्तक लेखन है तो ये लाल बहादुर शास्त्री यानी कि LBS पुरस्कार दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। उसकी राशि भी 20,000, 10,000 और 7,000 है। फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड 10,000 और तृतीय 7,000। तो तीनों पुरस्कार मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। उसके बाद 84 है, 84 क्या कह रहा है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित की गई है? तो ये कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी तथा अराजपत्रित अधिकारियों के लिए की गई है। तो ऑप्शन जो गया है यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। रेल यात्रा वर्तमान पुरस्कार योजना किसके लिए है? रेल यात्रा वर्तमान पुरस्कार आपके लिए जो है रेल अधिकारियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, रेल कर्मियों के लिए और सभी भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है रेल यात्रा वर्तमान पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट 86 है, केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? देखिए, ये भारतीय नागरिकों के लिए ज्ञान विज्ञान मौलिक लेखन में भी राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है, और उस पुरस्कार की जो राशि होती है वो 2 लाख फर्स्ट प्राइज होती है, और सेकंड जो राशि होती है वो 1,25,000 होती है, और जो थर्ड राशि होती है वो 75,000 रुपए होती है।
अब यहाँ जो पूछा गया है वो केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए, तो केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए जो सेवानिवृत्त भी उसमें आ गए, को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन है तो कौन सा, तो उसके लिए भी राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भारतीय नागरिकों के लिए जो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भारतीय नागरिकों के लिए भी राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए जो पुरस्कार राशि है वो फर्स्ट प्राइज 2 लाख है, और सेकंड राशि जो 1,25,000 है, और थर्ड राशि जो 75,000 है। यहाँ अंतर क्या है, यहाँ केंद्र सरकार के कार्मिकों के सेवानिवृत्त सहित को अगर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन में जो पुरस्कार दिया जाता है राजभाषा में, उसकी पुरस्कार राशियां अलग है। उसके लिए यहाँ 1 लाख है आपके 1 लाख आपके फर्स्ट प्राइज है केंद्र सरकार के कार्मिकों सहित यानी सेवानिवृत्त सहित, और सेकंड की बात करें तो 75,000 है, और थर्ड की बात करें तो 60,000 है। ये केंद्र सरकार के लिए है और भारतीय नागरिकों के लिए ये है, तो दोनों के लिए कंफ्यूज नहीं हो, दोनों मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 87 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। देखिए, हिंदी भाषा का विकास करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और विकास करना, ये अनुच्छेद 351 में है। और 343 है, 343 है, उसमें क्या है, उसमें यह है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि 349 में क्या है, तो 349 में भाषा के संबंध में कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है, यानी कि भाषा के संबंध में कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है जो 349 में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है 348, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा के यूज से है 348 में। अब आपका सवाल ये हो सकता है 346 में क्या है, तो 346 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच की संपर्क की भाषा 346 में आती है। अब इसमें टोटल 9 अनुच्छेद हैं, तो आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 344 में क्या है, तो 344 में राजभाषा पर आयोग और समिति, राजभाषा पर आयोग और समिति का प्रावधान 344 में है। 345 में क्या है, 345 में राज्यों के बीच में संघ और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच और संघ और राज्यों के बीच में संपर्क की भाषा से है, संघ और राज्यों के बीच में संप्रेषण की भाषा या संपर्क की भाषा 345 में है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं 347 में क्या है, तो 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है 347 में। तो ये 343 से और 351 तक मैंने सारे बता दिए हैं। यहाँ हिंदी का पूछा था, तो हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का विकास करना, ये किस में आते हैं, 351 में आते हैं। तो यहाँ आंसर ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति में के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है। तो देखिए, जो पहली उप समिति होती है उसमें गृह मंत्रालय आता है। 3 समितियां होती हैं इसकी, राजभाषा संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है दूसरी उप समिति। ये क्या काम करती है, ये करती है रेल मंत्रालयों के निरीक्षण का काम करती है, और पहली उप समिति में आपका गृह मंत्रालय आता है। तो यहाँ पे गृह मंत्रालय के पूछा गया था, तो फर्स्ट उप समिति आ जाएगी। उसके बाद 89 है, रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है। तो रक्षा मंत्रालय आपके पहली उप समिति में आता है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों आपके पहली उप समिति में आता है, ध्यान रखें। उसके बाद 90 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंध के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया। तो ये धारा 4 है, धारा 4 है, ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है आपका। उसके बाद 91 है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, यहाँ विधानमंडल का पूछा गया है, तो विधानमंडल के लिए 210 है, और संसद के लिए 120 है, और भाग 17 जिसमें राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है वो 343 से 351 तक है। 9 आर्टिकल टोटल इसमें आते हैं। 210 के लिए आप भाग 6 और आर्टिकल 210 यानी भाग 6, और भाग 5 के लिए 120 और आर्टिकल 120 भाग 5 के लिए। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा, विधानमंडल के लिए पूछा गया था तो 210 आ जाएगा, यदि संसद के लिए पूछते तो 120 आ जाता, और यदि भाग 17 में पूछा जाता तो 343 से 351 तक, 343 टू 351 यानी भाग 17 में हो जाते, भाग 17 में हो जाते। तो ये आपका आंसर बता दिया है। उसके बाद 92 की बात करेंगे,
संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये अध्याय 1 से है। जो क्या है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 है, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो ये 3 है टोटल। ऑप्शन ग है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 94 है, संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो यह अध्याय 4 में है। उसके बाद 95 है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो ये टोटल इसके 3 भाग है। प्रश्न नंबर 96 है, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य पद्य संग्रह आदि लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद्य संग्रह, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार है और इसकी जो फर्स्ट प्राइज है 20,000 है, सेकंड प्राइज 10,000 है और थर्ड प्राइज 7,000 है। चलिए 97 है, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह आपके 346 में है। अब आप पूछ सकते हैं 345 में क्या है? तो 345 में राज्यों के बीच और संघ तथा राज्यों के बीच की संपर्क भाषा है। 344 में क्या है? तो राजभाषा पर आयोग और समिति का प्रावधान है। 343 क्या है? तो ये संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 में है। यहाँ पे एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आपका 346 हो जाएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो 348 और 351 भी है। 51 क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का विकास करना, ये 351 में आता है। और जो एक इंपॉर्टेंट है वो 348 है। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अंग्रेजी भाषा यूज की जाती है उसके बारे में आर्टिकल है 348। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 98 है, राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो ये 2 बार आयोजित की जाती हैं, मई और नवंबर। मई और नवंबर 2 बार ये आयोजित की जाती है, मई और नवंबर। 99 है, संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये 8 फरवरी 1959 को की थी। ये रट्टा मार लीजिए, तिथि याद करनी पड़ेगी आपको। ख आंसर इसमें राइट है। उसके बाद 100 निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो ये प्रेमचंद जी की है। गोदान, निर्मला, कफन, ये प्रेमचंद जी की है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये इंशाअल्लाह खान की है। चित्रलेखक किस लेखक की कृति है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है। उसके बाद नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखवा गया। ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। कहानी उसने कहा था किसने लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कहानी उसने कहा था किसने लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कफन किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद की है। उसके बाद 107 है, इनमें से एक गृह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जो वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? तो जो 2019 में शामिल किया गया था और गृह क्षेत्र में आता है तो ये जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन ग आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रट्टा मार डालिए। आंध्र प्रदेश व बिहार इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 109 है, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो हिंदी सलाहकार समिति सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है। क्या आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय हिंदी समिति के कुल कितने सदस्य हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य हैं और केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रश्न संख्या 111 है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और 112 है, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो वो 80% के लिए बोला है, 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो 10/4 में आता है, नियम 10/4। तो क्या है आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो ये 1 मार्च 1971 में हुआ था। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया? तो 1 मार्च 1971 में। 114 है, सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र, शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो ये नियम 11(3) में है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा
हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो राजभाषा नियम आपके 17 जुलाई 1976 में बनाया गया था। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 में बनाया गया था। इसमें टोटल 12 नियम हैं और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा अब तक ये 3 बार संशोधित हो गया है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ। तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बनाए गए थे। तो यहाँ राइट आंसर जो ऑप्शन ग है वो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 116, कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? कर्मचारी कोई भी अपील हिंदी या जो अभ्यावेदन है वो हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। ये नियम कौन से में है? तो ये नियम 7(1) में है। ये नियम 7(1) में है। प्रश्न नंबर 117 है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि है, अपन सभी जानते हैं। संस्कृत भी जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी लिखी जाती है। यहाँ जो गुजराती है वो भाषा इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा कि देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है गुजराती भाषा, तो गुजराती यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 118 है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट प्रश्न है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे श्रीमान जी गोपाल स्वामी अयंगर ने। इन्होंने कहा था कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसको राष्ट्रपति पूर्व से अनुमति लेनी होगी। ऐसा राज्यपाल महोदय कर सकते हैं, केवल शर्त यह है कि उनको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी। तो ये ऑप्शन जो ग है आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो कई बार हम बता चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 348 है, आर्टिकल 348 है और ये यही बताता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा के उपयोग से संबंधित बताते हैं। तो कॉमन सी बात है कि उच्चतम न्यायालय में जो याचिका लगानी हो तो उसके लिए हम केवल अंग्रेजी का यूज करेंगे, केवल अंग्रेजी में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन जो ग है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो SLP होती है, स्पेशल लीव पिटीशन होती है, वो भी अंग्रेजी में ही लगाई जाती है और ये SLP सीधी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, सीधी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ SLP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो स्पेशल लीव पिटीशन होता है और SLP किस भाषा में होती है? तो ये अंग्रेजी में लगाई जाती है और इसके लिए डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है SLP। इसका ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न आता है कि SLP डायरेक्ट लगाई जा सकती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है डायरेक्ट। प्रश्न संख्या 121 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? यहाँ सुमेलित का पूछा गया है, कौन सुमेलित है? तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी भाषा तेलुगु है, तो ये पहला ही यहाँ सुमेलित हो जाएगा, यहाँ पहला ही सुमेलित हो जाएगा। तो आपका यही कई आंसर हो जाएगा। उसके बाद 122 है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? जो 1976 में संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? 1976 में। तो ये कौन थे उस समय? संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये आपके लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं।
और संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष थे वो ओम मेहता थे। और इसकी 3 उपसमितियां होती हैं, इसकी 3 उपसमितियां होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 समितियों में जो पूछा जाता है वो दूसरी उपसमिति का पूछा जाता है। तो ये क्या काम करती है, ये रेल मंत्रालय का निरीक्षण का काम दूसरी उपसमिति करती है। तो यहाँ ये ध्यान रखें, जो दूसरी उपसमिति है वो रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है। इसके बारे में राजभाषा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरी उपसमिति है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पहली उपसमिति है उसमें रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आते हैं पहली उपसमिति में। तो ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हम बात करेंगे 1, 2, 3 हिंदी बोर्ड परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है। तो देखिए, जो ये 3 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें ये हिंदी प्रबोध के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रबोध है, ये जो प्रबोध है, ये प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। ये प्रबोध को क्या बोला जाता है, प्रारंभिक पाठ्यक्रम बोला जाता है। और ये क्या होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, कक्षा 1 से 5 तक का होता है। दूसरी चीज, ये आपके प्राइमरी लेवल का होता है और इसका जो वर्किंग डेज है वो 25 डेज होता है प्रबोध का। और ये जो राजभाषा में जो हिंदी शिक्षण योजना के जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं वो 3 ही चलाए जाते हैं। पहला प्रबोध है, दूसरा आपका प्रवीण है और तीसरा आपका प्राज्ञ है। पारंगत में आप कंफ्यूज नहीं हो, पारंगत प्राज्ञ का ही हिस्सा है। तो ये आपके प्रवीण 15 दिन का होता है और प्राज्ञ 20 दिन का, प्रवीण 20 दिन का होता है और प्राज्ञ 15 दिन का होता है। और प्राज्ञ के अंतर्गत ही पारंगत होता है, वो पारंगत 20 डेज का होता है। ये प्राज्ञ एक ही बात है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 ही पाठ्यक्रम होते हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ। प्राज्ञ क्या होता है, ये सेकेंडरी लेवल का होता है, कक्षा 9 से 10 तक का होता है। और जो प्रवीण है, प्रवीण मिडिल लेवल का होता है, ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का होता है। तो ये इसकी मेन जानकारी थी। तो अब इसमें क्या होता है, परीक्षाएं जब होती हैं इनकी, तो इनमें एक पुरस्कार राशि का वो होता है कि यदि आप 70% से ऊपर लाते हैं, 70% या 70% से ऊपर लाते हैं तो आपको 1600 रुपए मिलते हैं। यदि आप 60 से 70% के बीच लाते हैं, 60 से 70% के बीच लाते हैं तो आपको 800 रुपए मिलते हैं। और यदि आप 55 और 60 के बीच लाते हैं तो आपको 400 रुपए मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो राशि है प्रबोध की 70% या 70% से ऊपर 1600 रुपए और 60 से 70% 800 रुपए और 55 से 60% 400 रुपए, ये राशियों में क्या है, अब 2.5 गुना वृद्धि कर दी गई है। और ये 2.5 गुना वृद्धि कब से कर दी गई है, 19/9/2025 से कर दी गई है। इन राशियों को बढ़ा दी गई है, इन राशियों में इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दी गई है। अब ये राशि चेंज हो गई है, अपडेट हो गई है, यानी 2.5 गुना वृद्धि कर दी गई, इनको बढ़ा दी गई है। तो अब ये 1600 की जगह आप 2.5 गुना करोगे तो 1600 यानी 16 दूना 3200, 2 गुना और 800 यानी 4000। 1600 का जो 2.5 गुना होता है तो वो 4000 रुपए इसकी राशि कर दी गई है। उसी प्रकार 60 से 70% 800 रुपए थे, उसकी राशि भी 2.5 गुना यानी कि 1600 और 400 2000 रुपए। और 400 का 2.5 गुना, इसका मतलब 800 और 200 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए। यानी कि इन राशियों में क्या है, जो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ हैं, इनकी जो 70% या 70% से ऊपर की जो अंक 1600 रुपए मिलते थे, तो अब ये जो राशि इसमें 1600 रुपए दे रखी है ये पुरानी राशि है, नई राशि इसकी 4000 रुपए हो गई है। और ये कब किया गया है, ये किया गया है आपके 19/9/25 से ये राशियां बढ़ा दी गई हैं। तो प्रबोध की जो 70% से ऊपर की जो राशि है वो 4000 है, 60 से 70% के बीच ये 2000 है और 55 से 60 के बीच ये 1000 रुपए है। अब नई राशियां याद रखें, तो ये 1600, 800 और 400 पुरानी है और 4000, 2000 और 1000 नई राशि है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ 1600 की जगह उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ 4000 रुपए हो जाएगा। चलिए, अब हाँ, तो जब इतना पढ़ा दिया तो फिर अपन यहाँ प्रवीण की भी बात कर लेते हैं।
प्रवीण की राशि क्या है, आप देख सकते हैं 70% से 60 से 70 और 55 से। तो प्रवीण की 70% पहले राशि थी 1800 रुपए थी, 1800 रुपए थी, तो अब इसको 4500 रुपए कर दिया गया है नई राशि। और इसी प्रकार 60 से 70% के बीच 1200 रुपए थी, इसको 3000 कर दिया गया है। यानी सीधा सा फंडा यह है कि यह राशि 2.5 गुना कर दी गई है, और ये 600 थे तो इसको 1500 रुपए कर दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इन राशियों में 2.5 गुना, सीधा सा ट्रिक फॉर्मूला है कि इन राशियों में 2.5 गुना वृद्धि कर दी गई है, तो इसका आप यहाँ ध्यान रखें। फिर हम उसके बाद हम प्राग्ञ की बात कर लेते हैं। प्राग्ञ के लिए 70% या 70% से ऊपर 2400 रुपए थी, तो 2400 रुपए का आप 2.5 गुना कर लीजिए, 6000 की नई राशि हो गई, तो ये नया आंसर हो गया आपका। उसी प्रकार 1600 रुपए 60 से 70% के बीच थी, तो उसका अब 4000 रुपए हो गया है, ये नया आंसर। और उसी हिसाब से 55 से 60 के बीच 800 रुपए थे, तो 800 का 2000 रुपए कर दिया गया है। ये आपको प्राग्ञ का बताया है मैंने, तो तीनों का मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। इसी से संबंधित प्रश्न है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है, तो ये जनवरी और जुलाई में होता है। देखिए यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, मैं बता दूं कि एक होता है मई और नवंबर, मई और नवंबर होता है, मई और नवंबर होता है। होता क्या है इनमें, मैं आपको बताता हूँ। ये बात कर रहा है नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों के सत्र की, तो सत्र तो जो आरंभ होता है वो जनवरी और जुलाई में आरंभ होता है, और परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं, जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो मई और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। यहाँ इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। और ये परीक्षाएं साल में 2 बार चलाई जाती हैं, और 2 बार ये मई और नवंबर में ली जाती है हिंदी शिक्षण योजना अंतर्गत, आप ये ध्यान रखें। यहाँ सत्र का पूछा था इसलिए जनवरी और जुलाई हो गया, अगर यहाँ परीक्षा का पूछता तो साल में 2 बार चला जाती है, मई और नवंबर में, और मई और नवंबर यहाँ ऑप्शन में है भी नहीं, तो कंफ्यूज होने का सवाल भी नहीं है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं साथियों, आपने चाहे कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि पेपर को आप हैंडल किस तरह से करते हैं। आप चाहे रेलवे में ग्रुप डी से आए हैं या आरआरबी से आए हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट, आप लाखों को पछाड़ के आए हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि आप रेलवे में आ गए तो आप एक जीरो से किसी चीज को शुरू करोगे, ये तो भूल जाओ, क्योंकि आप लाखों करोड़ों सौ में से छट के फिर आए हैं। चाहे आप ग्रुप डी के माध्यम से भी रेलवे में आए हैं, तो आप लाखों को पछाड़ के आए हैं, यानी कि आप क्रीम हैं। और यदि आप ग्रुप सी में, जो ग्रुप डी और सी की भर्ती, डी की भर्ती आरआरसी और सी की भर्ती आरआरबी करती है, तो आप चाहे आरआरबी से आए और चाहे आरआरसी से आए, ये तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आप लाखों व्यक्तियों को, लाखों अभ्यर्थियों को, लाखों प्रतिनिधियों को आप फचाड़ के आए हो। आप फचाड़ के आए तो आप शून्य तो हो ही नहीं, आप शून्य पर तो हो ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपने तैयारी छोड़ दी और नहीं कर रहे हैं, तो 50 के आसपास तो आपका आंकड़ा वैसे ही बैठता है, चाहे आप तैयारी करो या नहीं करो। लेकिन आप तैयारी कर लेते हैं ढंग से, तो आपको एलडीसी परीक्षाओं में 90% से ऊपर अंक ले जाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ये भूल जाओ कि मैं कमजोर हूं, मैं तैयारी नहीं करता। भैया आप लाखों करोड़ों के बीच में से निकल के आए हो, तो नो डाउट आप मोर इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ मैं क्या बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये प्रश्न, हाँ ये कह रहा था कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ के और अपने विवेक से ऑप्शन के अनुसार भी आप उत्तर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आगे वाली बढ़ने वाली बात है। और रही बात तुक्के प्रवृत्ति की, तो तुक्का तो आप उसी स्थिति में लगाएं, अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का उसी स्थिति में लगाएं जब आप 2 ऑप्शन छाड़ चुके हो और आपको लग रहा हो कि कंफर्म इन दोनों में से आंसर होगा, उसी स्थिति में तुक्का आप लगा सकते हैं। वैसे मैं तुक्के लगाने की सलाह आपको देता नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 है, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ये 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 to 6 है, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो तीसरा ये 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 1 to 7 है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है, तो मैं ये हर वीडियो में
बताता रहता हूँ। जो राजभाषा नियम 1976 है, 17 जुलाई 1976 है, ये 17 जुलाई 1976 को बना था कौन? राजभाषा नियम। और ये इसमें टोटल कितने नियम होते हैं? इसमें टोटल 12 नियम होते हैं और ये 3 बार अब तक संशोधित हो चुका है। कितनी बार संशोधित हो चुका है? 3 बार। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ। और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। प्रत्येक वीडियो में, हर प्रश्न में मैं ये चीजें बताता रहता हूं। तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन जो ख है बिल्कुल आपका करेक्ट है। रेलवे बोर्ड की जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना है, उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो 4 है, 4 पुरस्कार इसमें आते हैं। 1 to 9 की देख लेते हैं। अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिटेक्शन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है और उसकी धनराशि क्या है? तो ये 5-5 हजार के 2 पुरस्कार हैं। तो ये 2 डी ऑप्शन में आपके यहाँ दे रखा है। प्रश्न नंबर 130 है, हिंदी डिटेक्शन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गृह क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? हिंदी डिटेक्शन के लिए 5,000 रुपए है। तो 5,000 ऑप्शन आपके गृह क्षेत्र में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, हिंदी डिटेक्शन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गृह क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिटेक्शन में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो ये 20,000 शब्द है, जो कि आपके ऑप्शन ख में दिए हुए हैं। तो ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 132 है, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो ये जो है 3 पुरस्कार आते हैं इसमें, ऑप्शन ग में दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। 133 है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निबंधित हैं? तो ये कुल इसमें 4 पुरस्कार होते हैं, 2 गजिटेड और 2 नॉन गजिटेड, यानी दोनों मिला के 4 हो जाते हैं आपके। तो कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित और 2 अराजपत्रित। ऑप्शन क यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? देखिए, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन आपके लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस पुरस्कार दिया जाता है। एलबीएस पुरस्कार किसके लिए जाता है? तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। और इसकी फर्स्ट प्राइज क्या है? इसकी फर्स्ट प्राइज 20,000 रुपए है, सेकंड प्राइज इसकी 10,000 रुपए है और थर्ड प्राइज इसकी 7,000 रुपए है। इसके अलावा जो प्रेमचंद पुरस्कार है, वो कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य संग्रह, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। उनकी पुरस्कार राशियां भी यही है। मैथिली शरण गुप्त आपके लिए, यानी मैथिली शरण गुप्त काव्य एंड गजल के लिए दिया जाता है, काव्य एंड गजल के लिए दिया जाता है। और इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार आपके हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि 60,000, सेकंड राशि 45,000 और थर्ड राशि 30,000 होती है। तो ये इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद एलबीएस है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, जो कि आपके तकनीकी विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। और इस प्रश्न में यही पूछा है, तो गह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा और इसकी पुरस्कार राशियां यही हैं। तो तीनों चारों पुरस्कार मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद 135 है, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्य कितने पृष्ठों की होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम 100 पेज की होनी चाहिए। ऑप्शन जो क है यही आपका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार की राशि यहाँ 10,000 रुपए है। प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000 है, सेकंड 8,000 है और थर्ड राशि 6,000 है। ये तीनों पुरस्कार राशियां हैं। तो यहाँ प्रथम पुरस्कार की पूछी थी, इसलिए 10,000 रुपए हो जाएंगे। सेकंड की पूछता तो 8 और थर्ड की हो जाता तो 6,000। तो यहाँ प्रथम के लिए 10,000, तो 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 137 है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो संस्कृत है। ख आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 138 है, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि है? तो पहला पुरस्कार आपका 2 लाख रुपए है। और ये जो 1.5 लाख दे रखा है, 1 से 25, ये कई कई जगह पे 25 से 1.5 भी है। तो दूसरा पुरस्कार है जो आपका 1,25,000 दूसरा पुरस्कार है और 75,000 तीसरा पुरस्कार है भारत के नागरिकों के लिए। ये ध्यान रखें, राजभाषा गौरव पुरस्कार एक तो होता है भारत के नागरिकों के लिए और एक होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। एक होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है पहली राशि 1 लाख रुपए है, पहली राशि 1 लाख है, दूसरी आपकी 75,000 है और तीसरी राशि इसमें है जो 60,000 है। तो यहाँ भारत के नागरिकों के लिए पूछा था, इसलिए 2 लाख रुपए प्रथम राशि है, द्वितीय 1,25,000 है, तृतीय 75,000 है। यदि यहाँ केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त सहित, उनके लिए ये राशि 1 लाख प्रथम
द्वितीय 75 और तृतीय 60,000। यहाँ नागरिकों के लिए पूछा इसलिए 2 लाख आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ग आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 139 है, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित, ये वही प्रश्न पूछा गया है जो मैंने ऊपर वीडियो में था, को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितना है? तो पहला इसमें 1 लाख रुपए है, और दूसरा यहाँ 75,000 है, और तीसरा यहाँ 60,000 है। यह भी राजभाषा गौरव पुरस्कार ही है, लेकिन ये केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित उनके लिए है, और ये भारत के नागरिकों के लिए है। राजभाषा गौरव पुरस्कार 2 अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद 140 है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो उसके लिए 3 मंथ है। हिंदी निबंध प्रतियोगिता में 3 मंथ है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो यही आपका राइट हो जाता है। तो चलिए साथियों, ये पीडीएफ हो चुका है पूरा, और राजभाषा का ये 140 प्रश्नों का पीडीएफ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा पीडीएफ था। इस ऑब्जेक्टिव टाइप था, वस्तुनिष्ठ टाइप तक हमने इसको सोल्व कर लिया है। उम्मीद है कि जो 140 प्रश्न दिए गए हैं, आपके जो 10 राजभाषा के प्रश्न आते हैं, तो 140 प्रश्नों के बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो इस पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। ये जो 140 प्रश्न है, इनको पढ़ने से आपके जो ये राजभाषा के 10 में से 10 हैं, अगर आप 140 का जो ये पीडीएफ है ये भी आप पढ़ लेते हैं, तो 10 में से 10 आपका काम हो जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस अनुभव बोलता है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, तो 8003826408 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और यदि आप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में वही शामिल होते हैं जो रेलवे एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो जेई हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो, एपीओ हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो। तो आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको पेपर, नोट्स या किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो आप इन नंबरों पे पूछताछ कर सकते हैं। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे।